बाद आज हम लोग ये सभ्यता के जो टॉपिक्स हैं क्लास के अंदर हड़प्पा सभ्यता को प्रारंभिक टॉपिक नामकरण किस आधार पर रखा जाता है, सभ्यता माता कौन, सभ्यता का जो कालक्रम है उसके बारे में हमने बात की, सभ्यता के उद्भव और इस सभ्यता के विस्तार के बारे में हमने बड़ा डिटेल में विस्तार में हम चर्चा की थी। आज शेष बचे हुए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और ख़ास करके आज के आज की क्लास के अंदर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। इस सभ्यता जो मेन फीचर्स हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले जो बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता या विशिष्ट विशेषता, विशेषता के कारण ये सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास में और विश्व सभ्यताओं की अगर हम तुलनात्मक तो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता किस कारण से विशेष महत्व है, तो वो है इस सभ्यता का नगर नियोजन। यानी इस सभ्यता का नगर नियोजन है जो विशिष्ट प्रकार का है और इसके कारण क्या है, ये दुनिया में अपनी एक यूनिक पहचान रखती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग यहाँ के समाज के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, धर्म के बारे में या धार्मिक जीवन के बारे में, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, साथ साथ में जो व्यापार वाणिज्य यहाँ होता था सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग कृषि, पशुपालन सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ की जो कला है के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कला के अंदर यहाँ पर हमें मनके मिलते हैं, छोरें मिलती हैं, ठीक है, और मृण मूर्तियाँ यहाँ से हमें प्राप्त होती, बीड्स बोलते हैं इसको, मनके को, होती है, ठप्पा लगाते हैं, और मृण मूर्तियाँ टेराकोटा, गुरिन्स, ठीक है। जो टेराकोटा मॉडल मिले हैं उन सब के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में जो यहाँ की लिपि है के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ
अगर इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे तो यहाँ के जीवन की विशेषताएँ हैं, जीवन के अलग अलग पक्ष हैं, तो हमें समझने का तरीके से कह सकते हैं। लोग एक डिटेल में इस चीज़ का प्रयास करेंगे और इस तरीके से अगर हम अध्ययन करते हैं हमें समझ में आएगा। ठीक है, साथ साथ में इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं, ठीक है, यानी जो मेजर साइट्स हैं के बारे में देखेंगे और वहाँ से हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो रही हैं सबको देखेंगे। और साथ में वहाँ के जो खोजकर्ता हैं, यानी किन पुरातत्वविदाओं ने वहाँ पर खोज की, किस सन में की, कहाँ से, यानी किस स्टेट से या किस कंट्री से वो चीज़ें हमें मिल रही हैं, सबके बारे में लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत का जो नगर नियोजन है के बारे में। शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन का जो टाउन प्लानिंग था के बारे में देखते हैं। यहाँ के जो नगरीकरण के या जो टाउन प्लानिंग के जो अवशेष मिले हैं किस तरह के हैं, क्या किस तरह की वहाँ पर संरचनाएँ थी, ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझ। तो हड़प्पा सभ्यता में होता क्या है, वहाँ का जो नगर नियोजन की अगर पहली विशेषता की बात करें नगर नियोजन की, तो नगर जो बने हुए थे या हम कह सकते हैं नगर जाल पद्धति पर अवस्थित थे, तो अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। ठीक है, यहाँ के जो नगर थे वो जाल की तरह या इसको जो चेस बोर्ड होता है उस पद्धति के तरह भी हम लोग समझ सकते हैं, या चित्र के माध्यम से अगर हम लोग समझे डायग्राम के माध्यम से तो इस तरह का नगरीकरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आधुनिक नगरीकरण होता है क्या है, समकोण के ऊपर काटती हुई सड़कें मिलती, सड़कों के किनारे जालियां हैं, नालियां बनी हुई। ठीक है, तो इसी तरह का नगरीकरण क्या है हमको मिलता है। सबसे पहले तो नगरीकरण की विशेषता क्या है, जो नगर है वो जाल पद्धति पर, ठीक है, जाल की तरह व्यवस्थित है। दूसरी विशेषता नगरीकरण की क्या है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। पहली विशेषता जाल पद्धति, दूसरी विशेषता क्या है, सड़कें हैं और सड़कें क्या है, समकोण पर काटती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या है, सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। इस तरह का नगरीकरण क्या है हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या हो गई, जो सड़क हैं उनके किनारे किनारे नालियां बनी हुई हैं।
आगे देखते हैं चौथी विशेषता के अंदर, नगर दो भागों में विभाजित हैं। नगर दो भागों में विभाजित हैं, और दो भाग कौन कौन से हैं? जैसे ये एक नगर है और इसके दो भाग हैं। एक पश्चिमी भाग है, ये ऊंचा है यानी किसी चबूतरे पे बना हुआ है, और इसको दुर्ग क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, पश्चिमी भाग ऊंचा है और दुर्ग क्षेत्र इसको बोला गया है। और ये सामान्यतः प्रशासनिक या विशिष्ट लोगों का आवास माना गया है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण की, और नगरीकरण के अंतर्गत हमने देखा नगर है वो दो भागों में विभाजित है। एक पश्चिमी भाग है जो ऊंचा है, दुर्ग क्षेत्र इसको नाम दिया गया है। ये जो इसका प्रयोग होता था या ये जिस काम के लिए बना था वो या तो प्रशासनिक या फिर का आवास हम कह सकते हैं, यानी वहाँ पर प्रशासनिक भवन बने हुए थे। वहाँ का जो शासन तंत्र है वो यहाँ पर निवास करता होगा, या फिर वहाँ के जो विशिष्ट वर्ग के लोग होते थे वो यहाँ पर निवास करते होंगे। दूसरे भाग की बात करें, दूसरा भाग है पूर्वी भाग। ठीक है, ये निचला भाग है, यानी ये किसी चबूतरे वगैरह के ऊपर नहीं बना है, और इसको सामान्य आवास या सामान्य निवास के रूप में पहचान दी गई है, यानी पुरातत्ववेताओं ने सामान्य आवास बोला है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो सामान्य लोग थे, इसमें मजदूर, व्यापारी, कृषक, ठीक है, ये सब लोग यहाँ पर क्या है निवास करते थे। एक जो दुर्ग क्षेत्र है उसकी खास बात एक और है कि इसको चारों तरफ से बाउंड्री के अंदर यानी दुर्गीकृत किया गया है। इसके चारों तरफ क्या है बाउंड्री की गई है। हालांकि जो निचला भाग है सामान्य लोगों का आवास है तो दुर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, तो पश्चिमी भाग है दुर्ग क्षेत्र, दुर्गीकृत किया गया है, द्वार बना करके क्या है सुरक्षा के दृष्टि बाउंड्री बना करके सुरक्षित किया गया है। लेकिन जो सामान्य आवास है या पूर्वी भाग है जो नीचे का आवास है ये क्या है बिना बाउंड्री के। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, अपवादों को समझते हैं। अपवाद के अंदर देखो तो एक स्थल है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो क्या है दुर्गीकृत नहीं है, यानी जो चन्हूदड़ो है इसका कोई भी भाग ना तो दुर्ग क्षेत्र और ना सामान्य आवास ये दुर्गीकृत नहीं है, ये ऐसे ही है। दूसरा अपवाद लोथल व सुरकोतड़ा, ये दोनों ही गुजरात में है। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग आवास नहीं मिले हैं। लोथल के अंदर और सुरकोतड़ा के अंदर हमें अलग अलग वर्गीकरण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अलग अलग वर्गीकरण नहीं, कहने का मतलब कि लोथल और सुरकोतड़ा में क्या है एक ही बाउंड्री के अंदर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं उनके आवास बने हुए हैं। ठीक है, तीसरा जो अपवाद है वो है कालीबंगा।
ठीक है। तो कालीबंगा के अंदर क्या है कि जो दुर्ग क्षेत्र है उसको क्या है, दुर्गीकृत नहीं किया गया है, सॉरी, सामान्य आवास है उसको भी दुर्गीकृत किया गया है। कालीबंगा का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कालीबंगा में दुर्ग क्षेत्र और सामान्य आवास, इन दोनों को क्या है, दुर्गीकृत किया गया है। यानी दोनों आवासों को क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर दीवार बना करके सुरक्षित किया गया है। लेकिन सामान्य अगर दृष्टि देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो नगर बसाए गए थे या जो नगरीकरण देखने को मिलता है उसमें दो तरह का हमें आवासीय वर्गीकरण देखने को मिलता है। एक विशिष्ट लोगों के लिए जिसको क्षेत्र बोला गया है, वो थोड़ा चबूतरे के ऊपर या ऊंचाई के ऊपर बनाया गया था और उसको सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री बना, जैसा हम इस पर देख रहे हैं। दूसरा क्या है, इससे थोड़ा हट करके जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर क्या है, सॉरी पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग के अंदर हमें सामान्य आवास देखने को, और वो निचले स्तर के ऊपर यानी नीचे की तरफ बनाए गए हैं। वहाँ हमें क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से दीवार वगैरह या कोई बाउंड्री देखने को। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ के जो नगर हैं उनके आगे अगर हम लोग बात करें तो जल निकास प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शुरुआत में कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके नगर जाल पद्धति के ऊपर बसे हुए थे और सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और सड़कों के किनारे क्या है, नालियां बनी हुई। तो यहाँ क्या है, जल निकास प्रणाली के लिए सड़कों के किनारे नालियां बनी थी। ठीक है, नालियों को ईंट व पत्थर की सिल्लियों से ढका गया था। ठीक है, नालियां बनी थी और नालियों को क्या है, ईंट व पत्थर की सीढ़ियों द्वारा ढका गया था। साथ साथ में नालियों से जो पानी निकलता था वो घरों से बाहर निकल करके एक मैन होल में जाता था, तो हम लोग सोखता टैंक बोलते हैं, तो उसमें जाकर के ये पानी इकट्ठा होता था। ठीक है, मैन होल बने हुए थे। इस तरीके से क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें जो नगरीकरण है उसके अंतर्गत हमें जल निकास प्रणाली का बेहतर क्या देखने को मिलता है। नालियां बनी हुई, घरों से पानी लेकर के बाहर जाती हैं, नालियों को ढका गया है पत्थर की सिल्लियों से, ईंट से, ताकि आसपास के लोग हैं या हम कह सकते हैं जो सोसाइटी है उसमें ना फैले, बदबू ना आए, ठीक है, बीमारी ना फैले, कारण से नालियों को सुरक्षित किया गया है। और थोड़ा आगे जा कर के जैसे हमारे चौराया वगैरह होता है या फिर जगह जगह के ऊपर मैन होल बने हुए थे, वहाँ जा कर के वो गंदा पानी इकट्ठा होता था। ठीक है, इस तरीके से क्या है, वहाँ पर जल निकास प्रणाली का प्रबंध किया गया था। आवासों की और विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें
तो हमें जो दुर्ग क्षेत्र है, दुर्ग क्षेत्र में प्रशासनिक व सार्वजनिक भवन देखने को मिलते हैं। दुर्ग क्षेत्र में सार्वजनिक व प्रशासनिक भवन देखने को मिलते हैं, जबकि सामान्य जो आवास हैं, सामान्य जो आवास बने हुए हैं वो खास करके इस तरीके से बनाए गए हैं कि उसमें मजदूर, तक व्यापारी, इस तरह के लोग हैं वो निवास करते हैं। ठीक है, जो सामान्य आवास हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो इन घरों के अंदर हमें 3 से 4, कई कई 5 भी हैं, कमरे देखने को मिलते हैं। खिड़कियां बनी हुई हैं। घरों के अंदर आंगन देखने को मिलता है। रसोई घर देखने को मिलता है। स्नानागार देखने को मिलता है। और अधिकांश घरों में हमें कुआं भी देखने को मिलता है। ठीक है, 2 मंजिला आवास भी देखने को मिलते हैं। यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या है यहाँ का नगरीकरण कह सकते हैं। से आधुनिक नगरीकरण के अंदर तो विशेषताएं देखते हैं कि मनोरंजन के साधन भी के अंदर देखने को मिलते हैं। थोड़ी सड़कें हों, ठीक है, खेल कूद के लिए पार्क या ग्राउंड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और ख़ास करके जो कह सकते हैं जल निकास प्रणाली का तो बहुत ही बेहतरीन तरीका यहाँ पर को मिलता है। यहाँ हमने क्या देखा, जल निकास प्रणाली ध्यान दिया गया है। सड़कों के किनारे नालियां बनी हैं, नालियों को ईंट व पत्थर की सिल्लियों से ढका गया है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर मैन होल बने हुए हैं जहाँ पानी इकट्ठा होता है। दुर्ग क्षेत्र में प्रशासनिक व सार्वजनिक भवन बने हुए थे। और जो सामान्य आवास है वो खास करके समाज का लोअर वर्ग है या मिडिल वर्ग है, ठीक है, के लिए क्या है यहाँ पर आवास बने हुए थे। आवासों की अगर विशेषताओं की बात करें, यहाँ पर जो आवास बने हुए क्या क्या थी, क्या खासियत थी, तो उसमें 3 से 4 या 5 कमरे देखने को मिलते हैं। खिड़कियां हैं, आंगन है, रसोई घर है, स्नानागार है, कुआं है, और बहुत सारे घरों में सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 मंजिले भवन बने हुए थे। ठीक है, इस तरह की हमें विशेषताएं या जो नगरीकरण है उसके अंदर चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ के जो आवास हैं या फिर यहाँ पर जो भवन निर्माण किया गया था, उसमें जो ईंटें प्रयोग में की गई थी, उनके अगर खासियत की बात करें, यानी उनका जो माप है, जो अनुपात है, वो 4:2:1 के अनुपात में ईंटें बनाई गई थी। नहीं, अभी की जैसे जैसे हम लोग ईंट देखते हैं इसी की तरह क्या है, यहाँ पर जो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति के ऊपर जो ईंटें बनती या फिर चिनाई होती है, वो चीज़ें को मिलती है। ठीक है, कई जगह हमें वक्राकार से भी प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ के नगरीकरण खास विशेषताओं के अंदर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं
हड़प्पा सभ्यता की अगली विशेषता के बारे में। और अगली विशेषता के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ के राजनीतिक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में बात की जाए तो यहाँ की लिपि है उसका अध्ययन नहीं हो पाया है। ठीक है, और पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर भी हमें ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है के आधार पर डायरेक्ट किसी चीज़ के बारे में हम लोग कह सकें कि इसके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता होगा। ठीक है, तो जो पुरातत्ववेता हैं, इतिहासकार हैं, क्या है यहाँ के राजनीतिक बारे में अलग अलग मत क्या है, यानी अपना अपना दृष्टिकोण वहाँ पर क्या है, और वो भी क्या है जो ज़्यादातर वहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त होती है सबके आधार पर या उनके जो अनुमान है या जो संभावनाएं हैं उनके आधार पर यहाँ बताते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्ट चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। कुछ इतिहासकार हैं वो यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन मानते हैं। ठीक है, इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया के अंदर जो पुरोहित वर्ग है वहाँ पुरोहित वर्ग का शासन देखा है, इसी तरह क्या है हड़प्पा सभ्यता के अंदर पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। लेकिन होता क्या है कि एक तो जो धार्मिक विश्वास हैं वह यहाँ की जो आवास हैं इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या है कि यहाँ के जो धार्मिक विश्वास और आवास हैं उसमें क्या है अलग अलग जगह हमें भिन्नता देखने को मिलती है। एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते हैं। मंदिरों के अवशेष नहीं, इन दोनों ही कारणों के क्या ना हो सॉरी दोनों कारणों के कारण क्या है कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन नहीं माना जा सकता। पुरोहित वर्ग का शासन नहीं माना जा सकता। ठीक है, लेकिन एक विद्वान है A.L. बासम, जिन्होंने भारतीय प्राचीन संस्कृति के ऊपर काफ़ी काम किया। उसका कहना है कि यहाँ पर पुरोहित का शासन रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर विद्वान क्या है इस मत की आलोचना करते हैं। ठीक है, और उसके पीछे तर्क भी देते हैं कि यहाँ पर धार्मिक विश्वास आवासों में एक रूपता नहीं है, साथ साथ यहाँ पर मंदिरों के अवशेष भी देखने को नहीं मिलते हैं। पहले मत है उसको काट दिया जाता है, यानी इसकी आलोचना होती है। दूसरा मत है कि यहाँ पर सैनिक वर्ग का शासन रहा होगा। ठीक है, ये दूसरा मत कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सैनिक वर्ग का शासन रहा होगा। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर देखें तो होता क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में अस्त्र व शस्त्र की कमी है। हमें प्रचुर मात्रा में क्या है हड़प्पा सभ्यता से अस्त्र प्राप्ति, अगर सैनिक वर्ग वहां पर रहा होगा शासक के तौर के ऊपर,
तो अस्त्र शस्त्र होना काफ़ी आवश्यक है। हालांकि छोटी छोटी मात्रा में वहाँ पर भाले, बरसे, तीर कमान इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राप्त होनी थी उस तरीके से नहीं प्राप्त हो रही। तो इस मत को भी क्या है, नकार दिया जाता है। ठीक है, यानी इस मत की भी क्या है, आलोचना। हड़प्पा सभ्यता में सैनिक वर्ग का शासन नहीं था। तीसरा मत है व्यापारी वर्ग। एक विद्वान है रामशरण शर्मा, उन्होंने प्राचीन भारत के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, इनकी बुक वगैरह भी हैं। ठीक है, और पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हैं। तो इनका मानना है कि यहाँ पर वणिक वर्ग की प्रधानता थी, यानी व्यापारी वर्ग की प्रधानता थी, या इस तरीके से समझें कि हड़प्पा सभ्यता एक व्यापार वाणिज्य आधारित सभ्यता थी। यहाँ के अधिकांश लोग व्यापार वाणिज्य, जो नगरीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, नगरों के वो अधिकांश क्या है, व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए थे। और व्यापार आंतरिक और बाह्य देशों में क्या है, यहाँ का व्यापारिक तंत्र मजबूती के साथ में जुड़ा हुआ था। तो रामशरण शर्मा कहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है या फिर यहाँ का जो शासन तंत्र है वो भी इनके हाथों में रहा होगा। ठीक है, यानी यहाँ के जो शासक रहे होंगे वो कौन रहे होंगे, व्यापारी वर्ग। और इस मत को क्या है, काफ़ी प्रधानता दी जाती है, या हम कह सकते हैं ज़्यादातर विद्वान हैं वो इस मत के ऊपर सहमत हैं। ठीक है, आगे कुछ और विद्वान हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तिगट महोदय, तिगट महोदय हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, ठीक है, तिगट महोदय हैं वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, इन दोनों को क्या है, जुड़वा राजधानी मानते हैं। ठीक है, तिगट महोदय का मानना है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी होने का ये अनुमान लगाते हैं। ठीक है, जुड़वा राजधानी बताते हैं। एक विद्वान और हैं हंटर महोदय, ये यहाँ पर जनतांत्रिक पद्धति वाला शासन मानते हैं। तिगट महोदय का तो मानना है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में क्या, जोड़ो दोनों क्या है, पूरी सभ्यता की जो इंडस सिविलाइजेशन है इसकी राजधानी थी। और हंटर महोदय का मानना है कि यहाँ पर जनतांत्रिक पद्धति के द्वारा क्या है, शासन चलता था। और एक विद्वान और हैं मैके महोदय या मैके, मैके का मानना है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन होता था। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर हमने हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक के बारे में बात की और राजनीतिक के अंदर वर्ग के बारे में देखा, लेकिन पुरोहित वर्ग के बारे में यहाँ पर क्या है, इस मत है उसकी आलोचना। यहाँ पर धार्मिक विश्वासों व आवासों में विविधता है, साथ साथ यहाँ पर मंदिरों को नहीं मिले हैं, इस कारण से क्या है, इसकी आलोचना होती है। लेकिन एल बासम है जो क्या है, यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन मानते हैं।
दूसरा मत है सैनिक वर्ग का, लेकिन सैनिक वर्ग के यहाँ पर शासक ना होने के मत को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है, यहाँ पर अस्त्र व शस्त्र की कमी पाई गई है, ठीक है, तो इस कारण इस मत की भी आलोचना होती है। और तीसरा मत है व्यापारी वर्ग। रामचंद्र शर्मा ने माना है कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग की प्रधानता थी। हड़प्पा सभ्यता व्यापार वाणिज्य आधारित थी। इस कारण से क्या है, यहाँ का जो शासक वर्ग है या शासन तंत्र भी क्या है, व्यापारियों के रहा होगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं यहाँ का जो जीवन है वो हमें ज़्यादातर शांति प्रिय नजर आता है। और वणिक वर्ग की एक खासियत भी होती है, व्यापारी वर्ग को शांति काफ़ी पसंद है, या फिर व्यापार वाणिज्य वहीं ज़्यादा फलता फूलता है जहाँ शांति और शांति जहाँ पर ज़्यादा होती है। आगे हमने बात की पिगट महोदय के बारे में, और पिगट महोदय ने बोला है, क्या उनका अनुमान है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों क्या है, सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। हंटर महोदय का मानना है कि यहाँ पर जनतांत्रिक शासन होता था, और मैके महोदय यहाँ पर जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन करने की बात करते। तो यहाँ तक जहाँ तक मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में। समाज में देखो, हड़प्पा सभ्यता के समाज की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं या खासियत हैं की बात करें, यहाँ हमें क्या है, समाज में कार्य विशिष्टीकरण देखने को मिलता है, ठीक है। साथ साथ वर्ग विभाजन भी देखने को। कार्य विशिष्टीकरण का मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे, और उसमें क्या है, पारंगत देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे मटका बनाने वाला एक अलग वर्ग है, और वो क्या है, अपने कार्य में विशिष्ट है, ठीक है, यानी वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कुशलता से करना जानता है। कृषक वर्ग वो अपने कार्य में विशिष्ट है। और जो भी सब अलग अलग वर्ग हमें देखना, चाहे वो कलाकार हों, चाहे कृषक हों, चाहे मजदूर, चाहे व्यापारी हों, वो क्या है, अपने अपने कार्य में क्या है, तरीके से, ठीक है। वर्ग विभाजन देखने को मिलता है, और वर्ग विभाजन के अंतर्गत समाज के हमें यहाँ पर 3 वर्ग देखने को। एक उच्च वर्ग है, और ये जो वर्ग है ये समृद्ध है, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत हम लोग बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी हम लोग कह सकते हैं, और जो द्वैत वर्ग है, और शासक वर्ग, ठीक है। यानी समाज का जो उच्च वर्ग है ये क्या है, समृद्ध है। प्रशासनिक अधिकारी, पुरोहित वर्ग और शासक वर्ग इसके अंदर आते हैं। तीसरा जो वर्ग दूसरा जो वर्ग है वो है मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग के अंदर हम लोग बात करें, इसमें व्यापारी वर्ग आता है, और प्रशासनिक अधिकारी भी, ठीक है। यानी ऊंचे दर्जे के प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो जो मध्यम दर्जे के अधिकारी हैं वो इसके अंदर आते हैं। और तीसरे वर्गीकरण के अंदर हम लोग देखें तो निम्न वर्ग है। इस वर्ग की स्थिति भी ठीक है, ये भी क्या है, अच्छी स्थिति। निम्न वर्ग ये क्या है, इसकी दशा निम्न है।
या फिर स्थिति कमजोर है। लोग निम्न वर्ग को देखें तो इसकी स्थिति क्या है, कमजोर है। ऊपर के जो वर्ग हैं ये तो समृद्ध है, की अच्छी स्थिति है मध्यम वर्ग की, लेकिन निम्न वर्ग है उसकी क्या है, कमजोर है। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, ये जो निम्न वर्ग है ये कमजोर स्थिति है। ठीक है, इस वर्ग के अंदर, निम्न वर्ग के अंदर कुम्हार है, बढ़ई है, कृषक है, श्रमिक है, ये सब चीजें देखने। यहाँ हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में। समाज की खासियत क्या है, यानी अलग अलग को समाज के 3 वर्ग बने हुए हैं। एक उच्च वर्ग है जिसमें खास करके शासक वर्ग है, मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग में व्यापारी हैं, शासनिक अधिकारी हैं, वर्ग है, और निम्न वर्ग के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, कुम्हार, बढ़ई, कृषक, श्रमिक, ये सब हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, वहाँ के जो आवास वगैरह हैं चलती है। ठीक है, समाज में वर्ग विभाजन अलग अलग उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग बना हुआ है, और कार्य विशिष्टीकरण यहाँ पर मिलता है। अलग अलग लोग हैं या अलग अलग वर्ग हैं, अपने अपने कार्य हैं, वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले बिंदु पर, और वो है हड़प्पा सभ्यता का धर्म। धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंदर जो चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग जीवन के, या हम इस तरीके से कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के सभी पक्षों की पूजा करते हैं। ठीक है, प्रकृति के जो सभी पक्ष हैं उनकी यहाँ पर क्या है, के द्वारा पूजा की जाती है। अब प्रकृति के पक्ष क्या हो गए, जैसे अग्नि है, वायु है, जंगल है, पानी है, यानी अलग अलग जो पक्ष हैं सबकी यहाँ पर पूजा की जाती है। साथ साथ में ये क्या करते हैं, प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने क्या किया कि प्रकृति के सभी पक्षों को पूजना शुरू किया और उनका मानवीकरण किया। मानवीकरण करने का मतलब ये है कि जो प्रकृति है उसका तो मानव के रूप में, यहाँ पर हमें क्या है, बहुत सारे टेराकोटा मॉडल मिलते, मोहरें मिलती, और जो मृदभांड मिलते, सबके ऊपर क्या है, यहाँ के धर्म के बारे में पता चलता है। यहाँ का जो धार्मिक जीवन वो सब क्या है, यहाँ की मृण मूर्तियाँ, मोहरें और मृदभांड, यहाँ पर पोट्री वगैरह मिली है, उन सब के ऊपर क्या है,
ये देखने को मिलती, तो ये पूजा करते थे, जिनकी आराधना करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने क्या है, प्रकृति का मानवीकरण किया। से कोई पशु की अगर ये पूजा कर रहे हैं तो उसकी बना ली, मानव की या किसी सर्प, या हम कह सकते हैं किसी देवता की ये पूजा करते थे, क्या है, मानव रूप में बना ली और कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर अगर ये चीजें हम लोग देखें तो हड़प्पा से एक स्त्री मूर्ति के गर्भ से पौधे का निकलना, ठीक है। हड़प्पा से हमें एक ऐसी टेराकोटा मॉडल मिली है, इसमें क्या है कि एक स्त्री है और उसके गर्भ से क्या है, पौधा निकल रहा है। तो उससे क्या है, अनुमान लगाया जाता है कि ये प्रकृति को, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति को उर्वरता यानी फर्टिलिटी की देवी मानते थे। ये प्रकृति को क्या है, ये उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे। दूसरा, यहां पर हमें पेड़ पौधों जैसे पीपल, पीपल आदि का अंकन देखने को मिलता है। अंकन या हम कह सकते हैं चित्रण, पोट्री वगैरह के ऊपर इन सब का चित्रण देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर की भी पूजा होती थी। पशु आकृतियां देखने को मिलती हैं, और पशु आकृतियों के अंतर्गत वृषभ, ऊबड़ वाला सांड, बिना कुबड़ का सांड, ठीक है, इन सब की क्या है, यहाँ पर पूजा की जाती थी। पीपल, पशुओं के अंदर वृषभ, कुबड़ वाला सांड, बिना कुबड़ वाला सांड, साथ साथ में लिंग व योनि प्रजनन शक्ति के रूप में इसकी पूजा की जाती थी। तंत्र मंत्र यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे ताबीज यहाँ से प्राप्त होते हैं। सभ्यता से हमें ताबीज वगैरह भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ के जीवन में, या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमें तरह तरह के जो धार्मिक यहाँ के अभ्यास हैं के बारे में पता चलता है। ठीक है, एक पशुपति शिव की मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है पैके महोदय को।
ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो शिव है उसकी आदि पुरुष के रूप में बात है वो वहीं से होती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में सबसे पहले हमने बात की। यहाँ जीवन के जो अलग अलग पक्ष हैं कि क्या है, या प्रकृति के जो अलग अलग पक्ष हैं पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। और दूसरे बिंदु के अंदर हमने बात की कि यहाँ जो प्रकृति है उसका मानवीकरण किया गया है, यानी मानव आकार में मूर्तियाँ बना करके, टेराकोटा मॉडल बना करके, ठीक है, उनकी पूजा उनकी आराधना की जाती है। आगे हमने देखा कि हड़प्पा से हमें एक स्त्री मरण मूर्ति यानी एक टेराकोटा मॉडल मिला है जिसके गर्भ से पौधे का निकलना ये दिखाता है कि ये प्रकृति को उर्वरता यानी फर्टिलिटी देवी के रूप में मानते थे। पशुपति शिव की मूर्ति हमें मिली है यहाँ से पेड़ पौधों आदि के यहाँ पे हमें जो यहाँ पर मोहरे हैं, जो बर्तन हैं और अन्य जो सामग्री यहाँ से मिलती है, हमें क्या है पेड़ पौधों की जो पूजा है उसके बारे में पता चलता है। पशु आकृतियों के अंतर्गत हमें वृषभ, कुबड़ वाला सांड, बिना कुबड़ वाला सांड आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। यहाँ के लोग लिंग व योनि की पूजा करते थे, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ से क्या है बहुत सारे ताबीज वगैरह प्राप्त होते हैं। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कृषि। हड़प्पा सभ्यता के अंदर कृषि, कृषि की देखो क्या खासियत थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर, कि हड़प्पा सभ्यता की ज्यादातर नगर थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। सिंधु और सिंधु सहायक नदियां हैं जो हैं सिंधु सभ्यता की, उन सब के किनारे किनारे ये नगरीकरण हमें देखने को मिलता है। तो होता ये है कि अभी तो यहाँ पर सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वहाँ अभी वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो हमें 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन पीछे अगर हम देखें तो सिकंदर के अभियान के समय के जो इतिहासकार हैं, यानी सिकंदर भारत के ऊपर 4वीं शताब्दी बीसी के अंदर भारत पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय जो इतिहासकार भारत में आए थे उन्होंने शिव प्रदेश के बारे में जो बताया है, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में वार्षिक वर्षा होती थी, पर्याप्त वर्षा होती थी। और पर्याप्त वर्षा होने के कारण क्या है, तो सिंधु नदी का क्षेत्र है, या अभी की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है ये वर्षा के मामले में काफ़ी समृद्ध था। ठीक है। एक तो क्या है यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती थी, ठीक है, और दूसरा क्या है कि सिंधु नदी वर्षा के दिनों में सिंधु नदी में वर्षा के दिनों में
बाढ़ आना। ठीक है, एक तो क्या है, इस एरिया में वर्षा काफी हो रही है। दूसरा क्या है कि सिंधु नदी के अंदर हर वर्ष, ये प्रतिवर्ष क्या होता था कि बारिश होती थी, यहाँ बाढ़ आती थी। बाढ़ आने से क्या है, ये अपने साथ में ऐसे पोषक तत्व लेकर के आती थी, क्या है, यहाँ की जो है उसको बनाते थे। तो दो कारण है महत्वपूर्ण, तो पर्याप्त वर्षा होना तथा वर्ष बाढ़ का आना। इस कारण से क्या है, सिंधु देश में या हड़प्पा सभ्यता के नगरों में क्या है, जो कृषि है वो पर्याप्त मात्रा में होती थी। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में यानी यहाँ के लोग अपने उपयोग के लिए अ, अनाज, अपने खाने के लिए अनाज रखने के बावजूद है दूसरे लोगों को, या हम कह सकते हैं सामिया जैसे क्या है, ये अनाज भेजते थे या उसका व्यापार करते थे। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं उनको कुल 9 फसलों की जानकारी थी। 9 फसलों की जानकारी। ठीक है, इसके अंदर जो मुख्य मुख्य फसलें हैं उनकी अगर बात करें तो गेहूं है कि 3 किस्म इनको पता थी। दो है कि 2 किस्म इनको पता थी। सरसों, रागी, मटर, तिल, राई। ठीक है, ये मुख्य मुख्य फसलें थी तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को या कह सकते हैं कि वो इन फसलों के बारे में जानते थे। दूसरी विशेषता की बात करें तो वर्ष में 2 फसलें प्राप्त करते थे। वर्ष में 2 फसलें प्राप्त करते थे। ठीक है, वर्ष में 2 फसलें प्राप्त करते थे और हमने बात की हड़प्पा सभ्यता की के बारे में और हमने देखा कि यहाँ पर इन लोगों को कुल 9 फसलों की जानकारी थी। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, सरसों, रागी, मटर, तिल, राई, कपास आदि। ठीक है, एक वर्ष के अंदर ये 2 फसलें प्राप्त करते थे। दो फसलें प्राप्त करते थे। कपास के बारे में बात की जाए तो कपास क्या है, हड़प्पा सभ्यता की कपास हड़प्पा सभ्यता की
मुख्य फसल थी। कपास हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल थी। कुछ मोटे अनाज भी यहाँ पर प्राप्त होते थे। मोटे अनाज, ठीक है, इसमें रागी है, सावा है, कोदो है, ज्वार है, फलियां हैं, मटर है आदि। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमने देखा कि एक तो यहाँ पर्याप्त वर्षा हमें प्राप्त होती है। सिंधु नदी में वर्षा के दिनों में क्या है, पर्याप्त बाढ़ आती है, और बाढ़ का जो पानी है उसमें क्या है, यहाँ कुछ गाद वगैरह आती है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसके कारण क्या होता है कि क्षेत्र में, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है या हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, उसमें वर्षा की फसलें हैं वो अच्छी मात्रा में प्राप्त होती हैं। कुल 9 फसलें यहाँ पर प्राप्त होने की जानकारी मिलती है। गेहूं है, जौ है, सरसों, रागी, मटर, तिल, राई, कपास आदि महत्वपूर्ण फसलें हैं। एक वर्ष में 2 फसलें प्राप्त करते हैं। कपास हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल है। ठीक है, कपास है, क्या है, माना जाता है कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक जगह है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से क्या है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुछ मोटे अनाजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, जिसके अंदर रागी, सावा, कोदो, ज्वार, फलियां, मटर आदि ये क्या है, यहाँ से प्राप्त होते हैं। कृषि के बारे में और थोड़ा आगे देखें तो कालीबंगा, कालीबंगा से हमें हल रेखा यानी कार्य होता था, या हल की रेखाएं यहां से देखो। ठीक है, हल लकड़ी का बना होता था। ठीक है, जो हल रेखाएं हैं वो आड़ी तिरछी हैं। आड़ी तिरछी हल रेखा के अंदर इस तरीके से हल रेखाएं देखने को मिलती हैं, यानी एक तरफ जैसे चना बो रखा है, दूसरी तरफ सरसों। इस तरह के चिन्ह हमें क्या है, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। लोथल, लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात में एक जगह है रंगपुर, यहां से हमें धान की भूसी प्राप्त होती है। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है बनावली, यहां से हमें बनावली से हमें बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त होता है। बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त होता है। ठीक है, हरियाणा से
चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं। जैसे कालीबंगा से हमें हल्के चिन्ह मिलते हैं, और जो चिन्ह मिलते हैं आड़ी तिरछी रूप में मिलते हैं, एक सीधी रेखा में और एक टेढ़ी रेखा में। ठीक है। लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात से, गुजरात में ही रंगपुर है, वहां से हमें धान की भूसी मिलती है। और बनावली हरियाणा से बढ़िया किस्म का जौ हमें प्राप्त होता है, और हरियाणा से हमें चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है। तो ये था यहाँ की कृषि के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन के बारे में। पशुपालन की जानकारी हमें यहाँ जो टेराकोटा मॉडल मिलते हैं, मरण मूर्तियाँ, कोहरें, सबसे क्या है, हमें वहाँ का जो पशुपालन है उसके बारे में पता चलता है। पशुपालन के अंतर्गत हमें गाय, भैंस, बैल या फिर सांड भी सोच सकते हैं, भेड़ की, का, बिल्ली, गधा, ये सब चीज़ें ये पालते थे। ठीक है। पशुपालन के अंदर गाय, भैंस, बैल, सांड, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, इन सब चीज़ों की क्या है, यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। और जंगली जानवरों के अंदर हिरण, गेंडा, बाघ, हाथी, इन सब से भी क्या है, ये लोग परिचित थे। ठीक है। सिंह के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, यानी बाघ से ये लोग परिचित थे, लेकिन सिंह से ये परिचित नहीं थे। अभी हमने कृषि के अंतर्गत देखा, तो कृषि के अंतर्गत भी एक चीज है, गन्ना। गन्ना के बारे में क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। ऐसे ही पशुपालन के अंदर जानवर है, उसमें सिंह के बारे में इनको पता नहीं है। दूसरा, घोड़ा। घोड़े के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। घोड़े के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। हालांकि सुरकोतड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं, और बलूचिस्तान में एक जगह है राना गुंडई, बलूचिस्तान, यहाँ से दांत प्राप्त होते हैं। ठीक है। हाथी के दांत प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मृण मूर्तियां हैं या फिर गाय हैं, कोहरे हैं, उन पर क्या है, घोड़े के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। इसी तरह गाय,
गाय का अंकन भी किसी मुद्रा पर देखने को नहीं मिलता। घर पर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन के बारे में। और पशुपालन के अंतर्गत हमने देखा वहाँ के लोग गाय, भैंस, बैल, सांड, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि को पालते हैं। और हिरण, गेंडा, बाघ, हाथी इनसे भी परिचित हैं, लेकिन सिंह से परिचित नहीं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन पशुओं से किन जानते थे या परिचित थे, तो सिंह से परिचित नहीं थे। घोड़े के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन घोड़े के बारे में क्या है, तुर्कोतरा से अस्थिपंजर मिलते हैं। राणा घुंडई से बलूचिस्तान में है, वहाँ से हाथी दांत का दांत मिलता है। गाय एक महत्वपूर्ण पशु है, लेकिन इसका भी क्या है, ना तो कोई टेराकोटा मॉडल मिलता है, ठीक है, यानी मिट्टी की मृणमूर्ति नहीं मिलती है, और किसी मोर के ऊपर भी का अंकन देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं पशुओं के अंदर जो ज्यादातर, यानी यहाँ के जो पशु हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो पशुपालन है उसके अंदर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ऊबड़ वाला सांड अधिक प्रिय था। ऊबड़ वाला सांड अधिक प्रिय था। ठीक है, काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। ऊबड़ वाला सांड हमारे धार्मिक विश्वासों में अभी भी तो गांव में हम लोग देखते, बैल होता है जिसके कुबड़ निकला रहता है, सांड जो बाजार से निकलता है, तो क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति वगैरह खिलाते हैं, उसको भोजन देते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों वाला सांड अधिक प्रिय था। लेकिन ज्यादातर जो मृण मूर्तियां देखने को मिलती हैं वो बिना ऊबड़ वाले सांड की हैं। ठीक है, बिना कुबड़ वाले सांड की। ऊंट के अस्थि पंजर भी देखने को मिलते, अनेक स्थानों से प्राप्त होते हैं, यानी ऊंट के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। अनेक स्थानों से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, और उसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं यहाँ की जो शिल्प और तकनीक है उसके बारे में। शिल्प व तकनीक यानी हैंडीक्राफ्ट, और जो बर्तन वगैरह ये सब बनाते थे, जो तकनीक ये प्रयोग में लेते थे, सब चीज़ों के बारे में हम लोग पर बात करेंगे। हमने शुरू में बात की थी कि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन का मतलब यहाँ पर यहाँ के लोग कांसा बनाते हैं, और ये जो कांसा है ये तांबा,
प्लस टिन, यानी कॉपर व टिन को मिला करके बनाया जाता है। 9:1 का अनुपात इसमें रहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है, कांसे से बनी हुई आकृतियां देखने को मिलती हैं। बहुत सारे मॉडल यहाँ पर देखने को मिलते हैं कांसे के बने हुए। और दूसरा यहाँ पर धातु ढलाई, धातु ढलाई का कार्य, यानी इसके माध्यम से भी ये क्या है, बहुत सारी आकृतियां बनाते हैं या वगैरह, ये सब चीजें बनाते हैं। एक तो क्या है, कांसे के माध्यम से, यहाँ पर तांबा कांसा, इनके माध्यम से क्या है, यहाँ पर बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। दूसरा क्या है, धातु ढलाई के माध्यम से, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड, के माध्यम से भी ये क्या है, बर्तन वगैरह या फिर मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ शिल्प व तकनीक के अंदर, हड़प्पा सभ्यता के अंदर यहाँ के लोग मनका यानी बीड्स निर्माण की तकनीक जानते थे, मोहरें, सील्स बनाने की जानकारी रखते थे, श्रृंगार प्रसाधन, यानी महिलाओं की जो श्रृंगार प्रसाधन होता है, की सामग्री बनाने की यहाँ पर कारखाने वगैरह देखने को। ठीक है, और हाथी दांत, व सीप के आभूषण बनाते थे। ठीक है, कांसा बनाते थे, यानी कांसा बनाने की इनको जानकारी थी। धातु ढलाई जानकारी इनको थी, धातु ढलाई करके यानी धातु को मिक्स करके और को किसी सांचे में डाल करके ये मूर्तियां बनाना जानते थे, जिसको लोस्ट वैक्स मेथड बोलते हैं। मनका बनाना जानते थे, मोहरे बनाना जानते थे, श्रृंगार प्रसाधन की जो सामग्री है वो इनको बनाना आती थी। हाथीदांत व सीप के आभूषण सभ्यता के लोगों को बनाने की जानकारी थी। ठीक है, पत्थर कला, एक जगह है धोलावीरा गुजरात के अंदर। तो धोलावीरा से क्या है, पत्थर के उपकरण, क्या हम कह सकते हैं, पत्थर के जैसे साइन बोर्ड, पत्थर की मूर्तियां, एक नेवले की मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ से क्या है, पत्थर के बहुत सारी कलाकृतियां को मिलती हैं। या हालांकि हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा पत्थर की मूर्तियां वगैरह या फिर सामग्री नहीं मिलती है। कावीरा और गुजरात के कुछ अन्य जगहों से क्या है, इस समय के या घाटी सभ्यता के समय के अवशेष को मिलते वगैरह। एक मृद भांड,
मिट्टी के बर्तन या पोट्री यहाँ के लोगों को बनाना आती थी। ठीक है। और मृद भांडों की बात करें तो गुलाबी रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर काले रंग का अंकन किया गया है। ठीक है। गुलाबी रंग के मृदभांड यहाँ से मिले हैं जिनके ऊपर काले रंग का मृदभांड काले रंग का अंकन किया गया है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ के शिल्प और तकनीक के अंदर। और कुछ चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ के लोगों को क्या है, दशमलव पद्धति के बारे में पता था। दशमलव पद्धति के बारे में यहाँ के लोगों को पता था। 16 के गुणक जानकारी थी इनको। वेग दशमलव पद्धति, 16 का गुणक, पिक, ज्यामितीय ज्ञान इनको जानकारी थी। ठीक है। ये सब चीजें क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को के बारे में भी जानकारी थी। कुछ हड़प्पा सभ्यता से शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती। शल्य चिकित्सा, ठीक है, ये कालीबंगा है। यहां से क्या है, एक बालक का सिर मिला है या खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छिद्र हैं। से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग क्या है, शल्य चिकित्सा के अंदर भी विश्वास करते थे। ठीक है। तो शिल्प व तकनीक के अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के लोगों को धातु डलाई का ज्ञान है। ठीक है। और टीन व कांसा मिलाकर के क्या है ये, सॉरी, टीन व तांबा मिलाकर के कांसा का निर्माण करते हैं। और मूर्ति निर्माण के बारे में तो जानकारी है, या अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, मोहरे, मनका, ये सब चीज़ें ये बनाते हैं। साथ साथ में हमने देखा वो ज्यामितीय ज्ञान है, दशमलव पद्धति का ज्ञान है, फिट, तो फिट का भी ज्ञान था। ठीक है। यानी मापने की जो पद्धति होती है फिट, उसके बारे में पता है, पिक का पता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इस समय का जो तकनीकी ज्ञान है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, ये भी क्या है, उच्च कोटि का, या हम कह सकते हैं कि समय के आगे की है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है।
आगे हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के व्यापार व वाणिज्य के बारे में। व्यापार व वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार का था। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो व्यापार हमें देखता है वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर यानी आंतरिक रूप में, समृद्ध रूप में देखने को मिलता है और विदेशों के अंदर भी वो मिलता है। व्यापार स्थल व समुद्र, हम कह सकते हैं जल मार्ग, दोनों से होता था। यानी स्थल मार्ग से भी होता था और समुद्री मार्ग से भी होता था। ठीक है। धातु मुद्रा नहीं मिलती, यानी यहां पर धातु मुद्रा देखने को नहीं मिलती है। जो व्यापार होता था उसका तरीका था वस्तु विनिमय। व्यापार का जो माध्यम था वो था वस्तु विनिमय। तो अंग्रेजी में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है। धातु मुद्रा नहीं मिलती है, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा यहाँ पर व्यापार होता था। और व्यापार के अंदर जो व्यापारिक लेन देन होते थे उसके अंदर जैसे आंतरिक मार्ग है, आंतरिक व्यापार है, उसमें बैलगाड़ी का गाड़ी इन सब का प्रयोग किया जाता था। और जल मार्ग के अंदर हम कह सकते हैं कि विदेशों के अंदर जो व्यापार होता था उसमें नावों का प्रयोग होता था। या हम कह सकते हैं इसको कि स्थलीय व्यापार बैलगाड़ियों से होता था। व्यापार नावों द्वारा होता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार वाणिज्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। व्यापार वाणिज्य आंतरिक ये दोनों प्रकार से होता था और व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के माध्यम से यहाँ पर व्यापार देखने को मिलता है। ठीक है। यानी देशों के अंदर जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र वगैरह से जो इनके व्यापारिक संबंध, या भी भारत के ही अगर जैसे मान लीजिए कि ऐसे तटवर्ती जो क्षेत्र थे जहाँ पर समुद्री या जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर क्या है, नावों का प्रयोग देखने को मिलता है। बाकी आंतरिक भागों में का प्रयोग करते थे। ठीक है। कि हमें जैसे बहुत जगह नावों के टेराकोटा मॉडल देखने को मिलते हैं। व्यापार के अंदर हम लोग अगर बात करें तो
जो चीज़ें यहाँ से हम कह सकते हैं सभ्यता से निर्यात, यानी कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे जो यहाँ निर्यात किए जाते थे। तो कपड़ा है, कपड़ा, धातु, कीमती लकड़ी और तो यही चीजें हैं, कपड़ा, धातु और कीमती लकड़ी। ठीक है। पशु पक्षी भी इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ से क्या है, पशु पक्षी भी दूसरे देशों को भेजे जाते थे। ठीक है। अब अगर सभ्यता में आयात की जाने वाली चीजों की बात करें, तो आयात के अंदर जैसे सोना है, सोना इस सभ्यता में एक तो कोलार की खानों से आता था, दक्षिण भारत से, कर्नाटक से, और अफगानिस्तान, ईरान, इन जगहों से भी क्या है, यहाँ पर सोना मंगाया जाता था। ठीक है। तांबा, तांबा की बात करें, तांबा खेतड़ी से, राजस्थान से और अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर तांबा आता था। सीसा, सीसा दक्षिणी भारत, ईरान आदि जगहों से यहाँ पर क्या है, सीसा आता था। गोमेद, ये गुजरात से यहाँ पर मंगाया जाता था। ठीक है। हालांकि गुजरात भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही आता है। बहुत सारे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही पाए गए हैं, गुजरात के समकालीन, लेकिन यहाँ पर गोमेद है वो यहीं से आता है। अन्य प्रोडक्ट के अंदर देखें तो लाजवर्थ मणियाँ, ये कश्मीर से यहाँ पर आती है। ठीक है। लेपिस लाजुली, ये फारस से आता है। ठीक है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ से ये लेपिस लाजुली घाटी सभ्यता में आता है। एक और है फिरोजा, ये मध्य एशिया, ईरान आदि जगह से यहाँ पर फिरोजा मंगाया जाता है। तो हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें निर्यात होती, कपड़ा है, एक तो कपड़ा है जो भेजा जाता है, धातुएं, कीमती लकड़ी, पशु पक्षी। ठीक है। आयात की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सोना है, तो कोलार की खान अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ से यहाँ पर सोना मंगाया जाता है। तांबा खेतरी से और अफगानिस्तान से, दक्षिण भारत से, ईरान से, गोमेद गुजरात से, लाजवर्थ मणियाँ कश्मीर से, ठीक है, और लेपिस लाजुली फारस से मंगाई जाती है। फिरोजा मध्य एशिया से एवं ईरान से। इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा
हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, और इन विशेषताओं के अंतर्गत हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के समाज, धर्म, राजनीतिक जीवन, अर्थव्यवस्था, सब चीज़ के बारे में हमने डिटेल से बात की। आज की क्लास में इतना।